दिनों बाद जो है हम नजर आ रहे हैं यूट्यूब पे, आई नो, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करेंगे आप अपने आप को आकलन भी कर पाएंगे अपना जो है कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आएगी ही। तो मैं कुछ व्यस्तताओं के कारण जो है आपसे नहीं मिल पाई, कल तो कुछ प्रॉब्लम थी और फ्राइडे में थी नहीं। चलिए खैर मिलते हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे याद आया कि इस थर्सडे मतलब इस फ्राइडे जो 18th ऑफ पहचानना है सिंपल, आपको गोल्डबर्ग की थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इनकी स्टूडेंट भी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, इन तीनों पे चर्चा करेंगे। अभी तो आप जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ के इस पे बात करेंगे। ठीक, तो सीखने के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी क्लासिफाइड एज स्लो लर्नर्स। देखो, बच्चे को लेबल नहीं करना, ठप्पा नहीं लगाना, ये स्लो है, ये टॉपर है, ये वो है, ये है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में तो बिल्कुल नहीं होगा, और वैसे भी नहीं करनी है ये चीज। फॉर लर्निंग तो इंप्रूवमेंट के लिए है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, यानी आप ग्रेड दे रहे हैं तो ये भी ऐसे में होगा कि क्या ग्रेड आया, वो ऐसे योगात्मक में होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशंस में होगा। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड फीडबैक दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर लर्निंग, यानी ऐसी प्रतिपुष्टि या फिर ऐसा फीडबैक बच्चों को देना जो उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाए, बेहतर बनाए लर्निंग को। तो प्रतिपुष्टि प्रदान करना जो छात्रों को अपने सीखने में सुधार करने में मदद करे। बात तो सही है। फोर्थ ऑप्शन है टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। एक अगेंस्ट स्टैंडर्ड करेंगे तो वो ऐसे का ही पार्ट हो जाएगा कि ये क्राइटेरिया सेट हुआ था, 60% नंबर आए कि नहीं, जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक पे, इंप्रूवमेंट पे, इन सब चीजों पे बेस्ड होता है। तो ऐसी प्रतिपुष्टि आप प्रदान करें। अब असेसमेंट, इन तीनों में अंतर समझ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन यहां सही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग। बस एक एक लाइन में समझेंगे, ज्यादा देर लगाएंगे नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं बात करूं असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी अधिगम के लिए आकलन, फॉर लर्निंग यानी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम फॉर लर्निंग करते हैं कि बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फीडबैक दिया जाएगा, बच्चों को कहां इंप्रूव किया जा सकता है ये बताया जाएगा, और ये एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा होता है बजाय कि पेपर पेंसिल टेस्ट के। ठीक, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जस्ट इसका ऑपोजिट है ना। ये जो है एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। यहीं अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये एसए का पार्ट है, ईयरली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। यहां पे ये ईयर एंड पे होगा और जजमेंट के लिए ज्यादा पाया जाएगा कि इतने % नंबर आए, क्या क्राइटेरिया, क्या स्टैंडर्ड अचीव हो पाया नहीं, ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक अचीव हो पाए, ये सारी चीजें। वहीं असेसमेंट एज लर्निंग जो है सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है, या तो बच्चा खुद का आकलन कर रहा हो या उसका कोई दोस्त या क्लासमेट उसका आकलन कर रहा हो, और ये भी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से चलता है, ये एंड में चलता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, ऑफ लर्निंग जो है। बात सही है या नहीं है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज द चाइल्ड डेवलप्स सिंबॉलिक थॉट बट थिंकिंग इज स्टिल इरिवर्सिबल, यानी किस अवस्था में, किस चरण पर बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन विकसित कर लेता है लेकिन चिंतन अभी भी अपरिवर्तनीय है, इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर पाएगा थॉट को, और सिंबॉलिक थॉट लेकिन आ चुका है, सिंबल्स के माध्यम से वो सीख पाएगा, लैंग्वेज के माध्यम से सीख पाएगा, ABCD ये सब सीख पाएगा। एड ईगो, सुपर ईगो सीटेट में नहीं पूछा जाता। फटाफट से बताओ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज द चाइल्ड डेवलप सिंबॉलिक थॉट बट थिंकिंग इज स्टिल इरिवर्सिबल? कितने लोग दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन राहुल जवाब? 63% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, क्योंकि जहां सिंबॉलिक थॉट आ गया, यानी सिंबल्स के माध्यम से सीखना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये भी सिंबॉलिक थॉट ही है एक तरह से, बट थिंकिंग रिवर्सिबल नहीं है। अभी उसको ये समझ नहीं आएगा कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकती है, यानी चीजें रिवर्स हो सकती हैं, ये अभी नहीं आया, ये नेक्स्ट स्टेज में आएगा जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं, SPCF, इसी सीक्वेंस में जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, जहां अपने सेंसेस से सीखेगा बच्चा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेंसरी मोटर को लेके कि वो कौन सी अवस्था है जहां बच्चा अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से, यानी अपने सेंसेस से सोचता है, यानी दुनिया की समझ सेंसेस से बनाएगा सेंसरी मोटर, पहली अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन है 11 एंड अबव। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द बिलीफ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज डॉल्स, कार्स एटसेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड, यानी यह विश्वास या ऐसा मानना कि भौतिक वस्तुएं जैसे गाड़ी है, ये फोन हो सकता है ना, या फिर ये पेन हो सकता है, इनमें खुद की एक जान है, यानी जीवित गुण रखती हैं, ये भी लिविंग क्वालिटीज रखती हैं, लाइफ लाइक क्वालिटीज रखती हैं। ये सोच कैसी सोच है, किसको रिप्रेजेंट करती है? निशा कहाँ है? निशा को भूख लगी थी बहुत तेज, तो निशा घर चली गई है। देखिएगा एक बार, एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी सजीवात्मक चिंतन, पदानुक्रम चिंतन,
ये केंद्रण कहलाएगा ये या श्रेणीकरण कहलाएगा, बताइएगा एक बार। तो ये कहलाएगा एनिमिस्टिक थिंकिंग। पियाजे के हिसाब से कब होती है? जन्म से 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। अगर बहुत स्पेसिफिक कहूं तो 2 से 4 वर्ष के बीच में जो शुरुआत की आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें पाई जाती है। सजीवात्मक चिंतन, बच्चे को लगता है लिविंग, वो नॉन लिविंग चीजों को भी लिविंग समझता है, ठीक है ना, कि ये पेन से अगर चोट लगी है तो पेन ने चोट लगाई है, ऐसी भी बातें वो कर सकता है। आपने भी की है बचपन में, मैंने भी की है, ठीक। तो एनिमिस्टिक यानी सजीवात्मक चिंतन, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है। बाकी कुछ तो बचता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13। देखो क्वेश्चंस थोड़े लेंदी आते हैं सीडीपी में, तो अपनी जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उससे होगा ये कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की और पढ़ने की, तो इसलिए प्रैक्टिस और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा। कथन है 4-year-old Ria can't take into consideration the height and width of the 2 beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beakers। मतलब 4 वर्ष की रिया है, एक बच्ची है रिया जो 4 वर्ष की है, एक ही समय में 2 बीकरों की ऊंचाई और चौड़ाई पर विचार नहीं कर सकती, जबकि यह समान मात्रा में पानी डाला जाता है। मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं? मतलब रिया जो है 2 बीकर हैं, है ना, 2 बर्तन है, आप ये मान लीजिए, एक की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, दूसरा है जिसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब दोनों में समान पानी डाला गया, मान लीजिए 200 ml 200 ml, पियाजे का एक्सपेरिमेंट है ये, बहुत ही फेमस। लेकिन रिया इस बात पे ध्यान नहीं दे पा रही कि हाइट और विड्थ बेशक अलग हैं लेकिन क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। उसको लगता है या तो चौड़े बर्तन में ज्यादा पानी आ जाएगा, मतलब उसका ध्यान जो है दोनों चीजों पे नहीं जा पा रहा कि हाइट और विड्थ दोनों का ध्यान रख पाए वो। उसको बड़ा अगर पूछोगे एक बच्चे से जो 2 से 7 वर्ष की उम्र में, तो वो यही कहेगा कि जिसकी लंबाई ज्यादा है वो बड़ा है ना। जैसे हमें बचपन में लगता है जिसकी हाइट ज्यादा है जिस बच्चे की वो बड़ा है एज में, ठीक, जबकि ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो ये बात हो गई आपकी। रीजन क्या दिया है इसका? रिया इज एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर पियाजे। बिल्कुल 2 से 7 वर्ष में ये चीज होती है, क्योंकि अभी लॉजिक उस तरह से नहीं आया, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, वो रिवर्स नहीं कर पा रही है थॉट को कि बेशक इस बर्तन की हाइट ज्यादा है बट उसकी विड्थ ज्यादा है, क्वांटिटी सेम रहेगी शेप और साइज चेंज होने पे भी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी जो प्रभावी शिक्षक होते हैं, जो बेहतर शिक्षक होते हैं, वो प्रोबिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे सवाल जो चिंतन प्रक्रिया को जगाएं, जो आपको अलग अलग दिशा में सोचने के लिए, ओपन एंडेड थॉट के लिए मजबूर करें। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन टीचर्स पूछते हैं डिस्कशन के दौरान, है ना। जैसे आज हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे थे बैच में, आपको याद होगा, तो हम कहां से कहां गए, बहुत सारी चीजों पर हमने चर्चाएं की। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या टॉपिक पढ़ने का, फिर तो हम रट रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे टीचर्स क्या कहूंगे? प्रोबिंग क्वेश्चन। हाँ, इन शॉर्ट में खुद को अच्छा कह रही हूँ, थैंक यू, तारीफ कर लेनी चाहिए कभी कभी अपनी। इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। दिस वुड एनेबल द टीचर टू अंडरटेक व्हाट। तो यह शिक्षक को किस प्रकार का आकलन करने में सक्षम बनाता है कि बच्चे को प्रोबिंग क्वेश्चंस दिए जाएं जिसमें वो डीपर जाए थिंकिंग में अपनी। तो ये समेटिव है, फॉर्मेटिव है, स्टैंडर्डाइजेशन है या नॉर्म रेफरेंस्ड है? देखिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें बच्चा सोचे दिशाओं में, तो इसका मतलब आप सही और गलत या उसको नंबर्स में माप नहीं रहे, आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस को जगा रहे हैं। प्रोबिंग क्वेश्चंस प्रोब करते हैं, डीप डिग करते हैं, है ना, गहराई में जाते हैं ताकि आप दिशाओं में सोच पाए, आपका चिंतन बेहतर हो, तो आपको फीडबैक मिल पाएगा। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि यहां कोई नंबर नहीं दिया जा रहा है। बाकी तीनों में फिर हम असेसमेंट या जजमेंट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। असर्शन अगेन एक कथन है और एक कारण है। देखना है, अ टीचर ट्राइज टू इंप्रूव एग्जांपल्स फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू मेक दी क्लासेस इंटरेक्टिव। एक टीचर है जो ऐसे एग्जांपल्स देती है या बनाने की कोशिश करती है जो बच्चे की सराउंडिंग यानी उसके जीवन से जुड़े हुए हों। तो बात तो सही है, रियल लाइफ से ला रही है एग्जांपल, और एनसीएफ से लेके सारे डॉक्यूमेंट कहते हैं कि बच्चे के जीवन से जोड़ दो लर्निंग को, तो वो ज्ञान सबसे बढ़िया है जो बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। बात सही है। रीजन क्या है इसका? सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस जगह से बच्चा आ रहा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके सीखने में। अगर बच्चे ने कभी अमेरिका देखा ही नहीं, अमेरिका का पता ही नहीं, कोई मूवी में भी नहीं देखा, और आप उसको वो उदाहरण दे रहे हैं, तो हो सकता है वो रिलेट ही ना कर पाए। समझ पा रहे हैं? तो ये बात एकदम सही है कि जो जिस सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ से बच्चा आता है, अगर आप उससे जोड़ देंगे तो वो ज्यादा बेहतर सीख पाएगा। यानी बच्चे के घर के बाहर का एग्जांपल दोगे तो वो उसको ज्यादा रियल लगेगा, उसके जीवन से कनेक्टेड है, बजाय कि कहीं ऐसी जगह का जो वो कभी इमेजिनेशन में भी नहीं सोच पा रहा है। तो घर से बाहर की ओर लेके जाना होता है बेसिकली। तो अगर हम देखें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही है। आगे बढ़ेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 16, सामाजिकरण, 1 नंबर का सवाल है, सोशलाइजेशन इज व्हाट, बताइए। एक क्वेश्चन आता ही है, इतने में जल ग्रहण कर लेती हूँ, आप जो है जवाब दीजिए इतने आसान से सवाल का, जिसका जवाब आप बहुत जल्दी दे सकते हैं, मुझे पता है, भरोसा है मुझे आप लोग की क्षमताओं पे। देखो एक बार, क्षमताओं पे कि क्षमता पे, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण या सोशलाइजेशन इज द रेपो बिटवीन टीचर एंड टॉट। टीचर एंड टॉट का मतलब है यहाँ सीखने वाला बच्चा। तो शिक्षक और जो सिखाया गया, बेसिकली शिक्षक और शिक्षण के बीच तालमेल की बात है, यानी जो पढ़ा रहे हैं, गलत बोल दिया था, जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसके बीच का तालमेल है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स या चेंज इन सोशल नॉर्म्स। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें सामाजिकरण की परिभाषा में, तो समाज में अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, नियम कायदे कानून को समाज के समझना और ढलना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि समाज की गलत चीजों के प्रति या कुछ भी जो भी हो रहा है हर चीज के प्रति ढल जाना सामाजिकरण है, ये बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिर समाज में कभी परिवर्तन आएगा नहीं। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, तौर तरीके बदलते रहते हैं, खाने से लेके बोलने तक सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो अडेप्टेशन सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन है। बट अगेन इसमें कुछ भी एक्सेप्ट करना आंख बंद करके, वो सोशलाइजेशन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता नहीं है, यानी जहां बच्चा सेंटर में, उसका उदाहरण नहीं है। फोकस ऑन टीचर्स अथॉरिटीज का मतलब है सिंपल, आपको ढूंढना है कि बच्चा सेंटर में कहां नहीं है। तो शिक्षक के अधिकार पर ध्यान देना या बच्चा जहां टीचर की अथॉरिटी है, वो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ये तो उदाहरण है क्योंकि बच्चा एक्टिव है। एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, बच्चा सहयोग के माध्यम से सीख रहा है, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के, अच्छी बात है। लर्निंग टेलर्ड टू स्टूडेंट्स नीड्स, यानी अधिगम को ऐसा बनाया गया है कि वो बच्चों की आवश्यकताओं को सूट कर पाए। एक ही चीज गलत लग रही है कि फोकस ऑन टीचर्स अथॉरिटी, जहां टीचर की अथॉरिटी, टीचर के अधिकार पे बात जा रही है कि टीचर सब कुछ जो है, वहां पे आधिपत्य जो है टीचर का ही है, टीचर के हिसाब से चीजें हो रही हैं, इसका मतलब वो चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण नहीं है, या इस बारे में सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है या सही नहीं है। सही है बात, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आज कुछ जो है ज्यादा ही असर्शन रीजनिंग है, बट मैं 5 बोल रही थी पेपर में आते हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल सेट में कि 10 के करीब क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के डलवा दिए जाए। देखिएगा, असर्शन, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट इज मोर इफेक्टिव देन समेटिव असेसमेंट इन प्रमोटिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी सतत आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हो एक तरह से। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल में एक बार आकलन करो, उससे अच्छा है सतत आकलन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो सतत इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ एंड में ही आप सिर्फ नंबर के लिए आकलन करेंगे, उससे बेहतर है कि कॉन्टिन्यूअस हो, समय समय पे बच्चे का आकलन होता रहे, सीखने के दौरान भी, ना कि बस सीखने के बाद ही। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट प्रोवाइड्स रेगुलर फीडबैक दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर लर्निंग प्रोग्रेस एंड एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट, यानी जो निरंतर मूल्यांकन है वो सीखने की प्रक्रिया को नियमित करता है और समय समय पे आपको प्रतिपुष्टि मिलती रहती है, बच्चे ने कितनी प्रगति की, कहां सुधार की आवश्यकता है। दोनों ही बातें सही हैं और दोनों ही बातें एक दूसरे को के लिए भी सही हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है आर स्टूडेंट्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस इज नोन एज, यानी एक बच्चे का ये विश्वास कि एक बच्चे का अपनी क्षमताओं में विश्वास, आई स्टूडेंट्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, कि यार मैं सक्सीड हो जाऊंगा अगर मैं सही से मेहनत करूं, या फिर मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि स्पेसिफिक सिचुएशन में कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, है ना, कि बाइक यहां से निकल जाएगी, ये भी एक सेल्फ एफिकेसी है। ठीक, कि आप इतने नंबर ले आओगे या सीटेट क्रैक कर लोगे, ये स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है। तो ये क्या है, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास है, इसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, ना कि सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के लोग जवाब दे रहे होंगे, आई नो। सेल्फ एस्टीम इन जनरल ओवरऑल बात है कि लगभग हर एक चीज में आपका खुद पे भरोसा है, आपकी वैल्यूज, नॉर्म्स, ये वो फलाना ढिमकाना, ओवरऑल जो आपका भरोसा है खुद में या विश्वास है। सेल्फ एफिकेसी किसी एक टास्क को लेके आपका अपनी क्षमता में विश्वास, किसी एक काम को लेकर के, वो सेल्फ एफिकेसी है, जो बेंड्यूरा अपनी थियोरी में बात भी करते हैं। थियोरी आपको बहुत ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है सीटेट के लेवल पे बेंड्यूरा की। सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप खुद को कैसे देख रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद को कितना जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को। तो सेल्फ एफिकेसी इज द राइट जवाब हियर। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखना।
फटाफट से बताओ। मैं आप शादी कर लीजिए, बहुत टाइम हो गया। हाँ, आप मेरी बुआ बन जाओ हैं। देखो एक बार, बहुत टाइम हो गया। ट्रेन छूट रही है कोई जीवन में, बस यही तो करना है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। बुआ भी नहीं पूछती है यार। देखो एक बार, टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल पार्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट अंटिल स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इज नोन एज। बताइए कि वह शिक्षण रणनीति जो जानकारी को प्रबंधनीय भागों में तोड़ने और छात्रों को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने तक समर्थन प्रदान करे। यानी आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हो पार्ट्स में, ताकि चीजों को समझा जा सके। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, पार्ट्स में तोड़ करके तभी समझते हैं और फिर बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो ये क्या कहलाता है? जहां बच्चे को दिक्कत हो रही है, पार्ट्स में तोड़ दिया आपने, हेल्प कर दी, यानी टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग ही तो कहेंगे, इसको मचान ही तो कहेंगे। डिस्कवरी लर्निंग में तो बच्चा खुद से खोज करेगा, यहाँ पे तो आकलन हो जाएगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो दिमाग में भर दोगे आप सीधा। तो स्कैफोल्डिंग है ये वाइगोत्स्की की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग describes learned helplessness during the learning process। यानी सीखी हुई अक्षमता या असहायता के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये क्या होती है learned helplessness? फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स परसेप्शंस दैट देयर एक्शंस डू नॉट अफेक्ट आउटकम्स लीडिंग टू अ लैक ऑफ एफर्ट। मतलब बच्चे का ये परसेप्शन या ये धारणा कि जो उनके एक्शंस हैं वो आउटकम्स को अफेक्ट ही नहीं करते, यानी बच्चा मेहनत भी करेगा तब भी कुछ नहीं होगा, है ना। ये जब वो सोच रहा है लीडिंग टू अ लैक ऑफ एफर्ट, इसलिए वो मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने मेहनत की भी तब भी एग्जाम तो क्रैक होगा नहीं। ऐसा उसने मान लिया है बार बार अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, तो अब वो मेहनत भी नहीं कर रहा। इसी को लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं कि मान लिया आपने 2 ब्रेकअप के बाद कि अब तो भाई जीवन में कोई नहीं मिलेगा, है ना। ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है, तो आपने एफर्ट ही करना छोड़ दिया। ठीक, प्रियंका तंवर जवाब दो फटाफट से। तो बात तो सही है, बाकी के 3 ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अ टीचिंग मेथड दैट एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू रेपिटेशन। नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं कि बार बार रिपीट करके 2 एकम 2 2 दूनी 4 करके गिन के याद कर लो। अ स्टेट वेयर स्टूडेंट लर्न बेस्ट अंडर स्ट्रेस। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बच्चे स्ट्रेस में बेहतर सीखते हैं, ये कोई भी थियरी नहीं है। द आउटकम ऑफ कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम सेटिंग, यानी लगातार आप बच्चों को पुनर्बलित करते रहें, गुड वेरी गुड शाबाश कहते रहें, वो भी नहीं है। ये सिंपल है, छात्रों की यह धारणा या ये मान लेना कि उनके क्रियाकलाप या उनकी एफर्ट्स, उनके प्रयासों से भी परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, होना उन्हें फेल ही है, इसलिए वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। इसको लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं, सीखी हुई असहायता। यानी आपने ये सीख लिया अपने प्रयास से, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि दुनिया तो खराब ही है टाइप्स, या फिर लर्नेड हेल्पलेसनेस यानी आप हेल्पलेस हो गए कि अब आप सीख ही नहीं पाएंगे, अब बेहतर हो ही नहीं पाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं, इसलिए आप एफर्ट नहीं कर रहे, आपने ऐसा मान लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एडोलेसेंस इज ऑफ द एज बिटवीन व्हाट? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरों की आयु क्या है? ये बात जो है हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से बताइए। मैम रीड का बैच लेके आओ ना, बता देंगे आपको, आप कमेंट कर देना जितने लोगों को लग रहा है कि रीड का बैच अभी ले आए। अकॉर्डिंग टू WHO, एडोलेसेंस इज ऑफ द एज बिटवीन व्हाट? 9 to 19, 10 to 19, 13 to 19 या 11 to 19? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। मीनाक्षी कह रही है मत करना, कुछ नहीं रखा शादी में। देखो कितने लोग दुखी हैं शादियां कर करके, खुश भी हो तो अपने घर रहे हैं। देखो एक बार, कितना भला सोचते हो यार आप लोग मेरा। हाँ देखो, 10 to 19 मीनाक्षी ने करके देख ली है, अब मीनाक्षी को पता है, इसलिए मीनाक्षी की बात मैंने मान ली है। सिंपल, आज के बाद कोई नहीं पूछेगा ऐसे सवाल। 10 to 19 यानी 10 से 19 वर्ष जो है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की उम्र है। ठीक, 12 से 18 हम इन जनरल पढ़ते हैं, 13 to 19 भी हम कहते हैं प्यूबर्टी और किशोरावस्था की जब हम बात करें, लेकिन WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23वां सवाल, फटाक से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का क्रिटिसिज्म या आलोचना कौन सी नहीं है? कि सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, एप्लीकेबल नहीं है सभी कल्चर में। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल इनकी ये आलोचना है कोहलबर्ग की कि सभी संस्कृतियों में लागू नहीं होती। भारत में लोग अलग तरह से सोचते हैं कि भारत में लोग जनरली ओल्ड एज होम में नहीं भेजेंगे माँ बाप को, चाहे घर पे ही उनको ताने दे दे के मार दें बुढ़ापे में, लेकिन वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारा समाज उस तरह से कंस्ट्रक्टेड है, हमारा कल्चर के इस चीज को बहुत ही खराब माना जाएगा। और स्पेशली आप गांव वगैरह में देखेंगे, वहां तो ये केस मिलेगा ही नहीं, बहुत ही रेयर है। तो ये क्या है? एप्लीकेबल नहीं है हर कल्चर में।
जो थियरी है, जो सही और गलत की बात कर रहे हैं। बायस सैंपल्स हैं, हाँ बिल्कुल बायस सैंपल्स हैं, फीमेल पर्सपेक्टिव को जो कैरल गिलिगन कह रही थी ध्यान में ही नहीं रखा गया। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, यानी सांकेतिक या फिर हम कहें परिकल्पनात्मक स्थितियां हैं, यानी इमेजिनरी है सिचुएशन। ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति कहे कि नहीं हम तो दहेज कभी नहीं लेंगे, और रियल सिचुएशन आए तो रिश्वत नहीं लेंगे या फिर कभी, और वो रख ले। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इंसान इमेजिनेशन में तो कुछ भी कह सकता है, एक्शन के समय पे डिफरेंट एक्शन हो सकता है। तो ये तीनों ही क्रिटिसिज्म है इस थियरी के, लेकिन ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए, ये कहना एकदम गलत होगा। यहां पे ऐसा कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है ना, इवन इसमें टीनेजर्स को भी शामिल किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। एक स्टेटमेंट है ए, जिसमें कहा गया है द आरटीई एक्ट 2009 एंश्योर्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू नॉर्मल चिल्ड्रन फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी आरटीई अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सामान्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। बात तो सही है, ट्रू। द राइट, बी स्टेटमेंट क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 एंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स। कि वहीं दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए ये 6 से 18 वर्ष है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर दोनों सही है? दोनों ही सही हैं, क्योंकि इसमें जो आरटीई ने एक अलग से एक्ट डाला है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये बात कही गई है आरटीई की रिकमेंडेशन पे कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए यदि वो डिसेबल्ड बच्चे हैं, और नॉर्मल केस में 6 से 14 वर्ष। ठीक है बात, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है while participating in a sports competition in class, Tanuj tells his friends that he will participate in javelin throw and his sister can participate in jump ropes because she is a girl and girls can't throw javelin. This depicts what? यानी एक बच्चा है तनुज जो एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में कह रहा है कि मेरी बहन जो है वो सिर्फ रस्सी कूदने वाली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगी और मैं जेवलिन थ्रो में करूंगा नीरज चोपड़ा की तरह, क्योंकि लड़के ही जो है जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा वो मानता है। और क्योंकि उसकी बहन लड़की है तो वो रस्सी कूदेगी। ये एकदम स्टेटमेंट फुद्दू स्टेटमेंट है, आई मीन खराब है। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वाला स्टेटमेंट है, इसमें लॉजिक की कमी है, ठीक, तर्क नहीं है इसमें। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लिंग रूढ़िवादिता है ये। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो ये कहे कि ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, ये स्पोर्ट कोई लड़कियां खेलेंगी या लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए गाना गाने का कॉम्पिटिशन है तो लड़कियों को पार्टिसिपेट करा लो, मैथ्स में लड़कियां कमजोर होती हैं, ड्राइविंग खराब होती है, ये सब स्टीरियोटिपिकल बातें हैं, यानी रूढ़िबद्ध हैं ये सब चीजें जो चली आ रही हैं बिना लॉजिक के। ठीक, जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चे के दिमाग में जेंडर कॉन्स्टेंट हो जाए कि जैसे वो अपने कपड़े बदल सकता है वैसे वो अपना जेंडर नहीं बदल सकता। ठीक, तो वो 3 साल प्लस के आसपास ये आनी शुरू हो जाती है। इक्वालिटी तो आपको पता ही है, समानता, इक्विटी इज बेटर, कि जहां जो नीड है या नीड को ध्यान में रख करके प्रेफरेंस दी जाए। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। पहला है इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड। यानी इंक्लूसिव शिक्षा का मतलब है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि आप बच्चों को अलग थलग नहीं बांट रहे हो, एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो कि इनको तो अलग रखेंगे, है ना। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव, इंक्लूड करना सबको, ठीक है ना। प्रियंका तंवर कह रही मैम प्लीज बताओ जो आप ऐप पर नोट्स दोगे और जो टेलीग्राम पर हैं वो अलग अलग हैं क्या, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया लिया। ऑफ कोर्स अलग है यार, बैच के नोट्स एकदम अलग है। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो समावेशी शिक्षण का मतलब है ऐसे तरीके से शिक्षण करना जो किसी को बहिष्कृत ना करे, यानी अलग थलग ना करे। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को लेकर के चलना। इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। हाँ ये बात भी सही है, हमको चाहिए गलत, ये दोनों बातें तो सही है। एन इंक्लूसिव क्लास एकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन। यानी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भी बच्चे हैं यदि, तो उनको भी इंक्लूसिव क्लासरूम में इन्वॉल्व किया जाए। बात तो सही लग रही है हमको। फिर क्या होगा नेक्स्ट, एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलर एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। यानी एक समावेशी कक्षा जो है वो स्थिर पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के चारों ओर केंद्रित होती है। यानी बस एक तरीके से ही आप असेसमेंट लो और एक ही तरीके से पढ़ाओ या एक फिक्स करिकुलम रखो, जबकि ये फ्लेक्सिबल होगा करिकुलम और स्टैंडर्ड ना होकर के हमको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। तो 4th ऑप्शन जो है वो गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई,
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है असर्शन है यानी अभिकथन, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन अपने प्रीवियस नॉलेज, जिसको पूर्व ज्ञान कहते हैं, आपने लेसन प्लानिंग कभी की होगी तो उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के, ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है इसका? फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली, यानी जो हमें आता है और जो हम सीख रहे हैं नया, उन दोनों के बीच में अगर लिंक बन जाए तो अधिगम अर्थपूर्ण हो जाता है, यानी लर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है। भाई मीनिंग क्रिएट होगा ना, क्योंकि जो आप जानते थे उसके बेस पे, नींव के बेसिस पे ही तो आप बिल्डिंग बनाते